वेलकम बैक टू द चैनल। सो बच्चों लोग, आपकी काजल मैम स्वागत करती है आप सभी का आपके अपने इस चैनल के ऊपर। सो बच्चों, आज की इकोनॉमिक्स की क्लास में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं अपना इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर नंबर 2 विच इज इंडियन इकोनॉमी बिटवीन 1950 टू 1990। तो ये चैप्टर हमारा बहुत अच्छे से चल रहा है। आज हम टॉपिक कवर अप करेंगे इंडस्ट्री एंड ट्रेड वाला, जिसमें से हम सिर्फ आज इंडस्ट्री के बारे में ही पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री, रोल ऑफ गवर्नमेंट या आप इसे रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर के नाम से भी कह सकते हैं, इंडस्ट्रियल पॉलिसी यानी कि आईपीआई 1956 के बारे में पढ़ेंगे और उसके फीचर्स। और फीचर्स में हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के बारे में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी आज की क्लास। अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक भी देखना हो तो आप वीडियो को स्किप करके देख सकते हैं। मैं तो यही कहूंगी पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा और इंडस्ट्री के टॉपिक को आप बहुत अच्छे से फिर यहाँ पर समझ पाएंगे। ठीक है, सो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने कवर की पूरी एग्रीकल्चर पॉलिसी, जहां पर हमने ग्रीन रेवोल्यूशन को इन डिटेल पढ़ा। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1950 टू 1990 हमारी जो एग्रीकल्चरल पॉलिसी थी उनके क्या अचीवमेंट्स और क्या फेलियर्स रहे। आज हम कवर अप करने वाले हैं अपने इंडस्ट्री का टॉपिक। तो लेट्स स्टार्ट विद द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री। So industry provides employment which is more stable than the employment in agriculture। हमें इंडस्ट्री की जरूरत इसलिए भी थी क्योंकि एग्रीकल्चर के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट था वो इतना स्टेबल नहीं था जितना स्टेबल एम्प्लॉयमेंट हमें इंडस्ट्री दे सकता है। इट प्रमोट्स द मॉडर्नाइजेशन एंड ओवरऑल प्रोस्पेरिटी। इसी के साथ साथ इंडस्ट्री के आ जाने की वजह से हमारा जो मॉडर्नाइजेशन का गोल है वो भी पूरा होगा और हमारी कंट्री की जो प्रोस्पेरिटी है वो इंक्रीज होगी। It also develops the agriculture and helps in exploitation of the resources। अब आप सभी को पता है कि एग्रीकल्चर इज अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। अब यहाँ से जो रॉ मटेरियल आएगा उसे फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हम किसकी हेल्प से करेंगे? विद द हेल्प ऑफ इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्रीज की जरूरत इसलिए भी थी कि हमारे पास ये जो रिसोर्सेज है हम इनको फुल्ली एक्सप्लॉइट कर सके। There were only two well-managed iron and steel firms, one in Jamshedpur and the other in Kolkata। सिर्फ दो ही मेन आयरन और स्टील फर्म्स थी उस टाइम पे, एक थी जमशेदपुर में तो दूसरी थी कोलकाता में। बट ऑब्वियसली वी नीडेड टू एक्सपेंड द इंडस्ट्रियल बेस विद द वेराइटीज ऑफ इंडस्ट्रीज इफ द इकोनॉमी वाज टू ग्रो। बट अगर हम चाहते थे कि हमारी इकोनॉमी ग्रो करे तो उसके लिए हमें और भी इंडस्ट्रीज की जरूरत थी। सिर्फ दो ही इंडस्ट्रीज से क्या ही होने वाला था। ठीक है, सो ये तो हमने पढ़ा कि इंडस्ट्रीज हमारे लिए क्यों जरूरी थी, क्योंकि इंडस्ट्री एक स्टेबल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराएगी, मॉडर्नाइजेशन लेकर आएगी, प्रोस्पेरिटी लेकर आएगी और इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए इंडस्ट्रीज का आना जरूरी था। ठीक है, सो अब हम पढ़ते हैं कि इन इंडस्ट्री के डेवलपमेंट में हमारा गवर्नमेंट का रोल क्या था और हम कह सकते हैं कि पब्लिक सेक्टर ने क्या रोल प्ले किया। तो अगर ये लिखा है कि रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर एक्सप्लेन करो इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट तो भी आप यही रीजंस लिखेंगे। अगर रोल ऑफ गवर्नमेंट पूछा जाए तो भी आपको यही आंसर लिखना है। ठीक है, so during the planning period the public sector was given a leading role in the industrial development due to the following reason। तो प्लानिंग पीरियड के टाइम पे पब्लिक सेक्टर को एक मेन रोल दिया गया प्ले करने के लिए। क्यों? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर आगे नहीं बढ़ रहा था। हम ऑलरेडी मिक्स्ड इकोनॉमी को एक्सेप्ट कर चुके थे जहां पे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों एग्जिस्ट करते हैं, बट प्राइवेट सेक्टर पूरी तरीके से आगे बढ़कर काम नहीं कर रहा था, इसीलिए पब्लिक सेक्टर को आगे बढ़कर काम करना पड़ा। अब वो कौन से रीजन थे जिसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर आगे नहीं बढ़ रहा था? So number one is shortage of capital with private sector। इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनके पास कोई खास कैपिटल नहीं थी। जाने माने हमारे पास दो टाटा एंड बिरलास नाम के जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स थे सिर्फ वही थे, बट यहाँ पर हमें ये देखने को मिला कि जब प्राइवेट सेक्टर एंटर नहीं कर रहा है तो पब्लिक सेक्टर को ही काम करना होगा। One point is shortage of capital with private sector। At the time of independence, Indian industrialists didn't have the capital to undertake the investment in industrial ventures required for the development of economy। At the time of independence, Tata and Birlas were the only well-known private entrepreneurs। As a result, government had to make industrial investment। अब इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे हमारे पास वो बहुत ज्यादा उनके पास कैपिटल नहीं थी कि वो इन्वेस्ट कर सकते। सिर्फ हमारे पास टाटा बिरला नाम के ही दो प्राइवेट ऐसे एंटरप्रेन्योर्स थे जो वहां पे उस टाइम पे वर्क कर रहे थे, बट ये दो भी क्या कर लेते। तो जब गवर्नमेंट को दिखा कि प्राइवेट सेक्टर की तरफ से इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही तो गवर्नमेंट को आगे बढ़ना पड़ा और उसने इंडस्ट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया।
दूसरा रीजन था द लैक ऑफ इंसेंटिव फॉर द प्राइवेट सेक्टर. The market was not big enough to encourage the industrialists to undertake the major projects even if they had the capital to do so. Due to the small size of market, there was less demand for the industrial good. अब जो मार्केट थी वो इतनी बड़ी नहीं थी कि वो इंडस्ट्रीज को एनकरेज कर सकती हो कि भाई आप आए और इन्वेस्ट करें. अब हम सभी ये लोग जानते हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर है सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मोटिव के लिए ही काम करते हैं, और जब उनको अपने फायदे का सौदा नहीं दिखा तो उन्होंने एंट्री नहीं करी मार्केट में. भाई हमें अभी अभी इंडिपेंडेंस मिली थी, अभी अभी हम ग्रो करना शुरू कर रहे थे, चीजों को सही से अरेंज कर रहे थे, मार्केट को डेवलप करने की कोशिश कर रहे थे. तो ऐसे में मार्केट बहुत ज्यादा डेवलप नहीं हो पाई थी कि वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट आपको कमा कर दे सके. तो जब प्राइवेट सेक्टर को ये सब चीजें दिखे कि यार यहाँ पर ज्यादा पैसा नहीं मिलने वाला है, तो उन्होंने अपना स्टेप पीछे ले लिया और वो आगे नहीं बढ़े. तो जब वो आगे नहीं बढ़े, सेम बात वही है कि पब्लिक सेक्टर को ही आगे बढ़ना पड़ा. थर्ड वन इज ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल वेलफेयर. अब हम यहाँ पर जब पब्लिक सेक्टर की बात करते हैं, अपनी इकोनॉमी की ग्रोथ की बात करते हैं, तो सोशल वेलफेयर आता है. अब आपको भी पता है कि प्राइवेट सेक्टर का मोटिव क्या है, प्रॉफिट कमाना, और हमारा जो पब्लिक सेक्टर है वही सिर्फ सोशल वेलफेयर कर सकता है. तो क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्टिव था सोशल वेलफेयर, उसकी वजह से भी पब्लिक सेक्टर को ही एक लीडिंग रोल प्ले करना पड़ा. So the objective of equity and social welfare for the government can be achieved only through the direct participation of the state in the process of industrialization. This meant that the state would have complete control over those industries that were vital for the economy. अब देखो, क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्टिव था, हम 5 ईयर प्लान भी पढ़ के आए हैं, हम इक्विटी लाना चाहते थे, हम सोशल वेलफेयर करना चाहते हैं. अब सोशल वेलफेयर और इक्विटी की बात हम प्राइवेट सेक्टर से तो नहीं कर सकते, ठीक है. उनको तो ये लगता है कि हम अपने रिसोर्सेज का अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए कर रहे हैं. तो ऐसे में स्टेट का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी हो गया था, क्योंकि अगर हम प्राइवेट सेक्टर को कहते हैं कि आपको ये काम करना है तो फिर देश की भलाई नहीं हो पाती. तो इसीलिए स्टेट को पूरा कंट्रोल दिया गया उन इंडस्ट्रीज के ऊपर जो हमारी इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट थी. से हमने क्या पढ़ा कि रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर क्या रहा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में और क्यों रहा. 3 रीजन रहे कि क्यों पब्लिक सेक्टर को ही एक लीडिंग रोल प्ले करना पड़ा, जिसमें पहला था शॉर्टेज ऑफ कैपिटल विद प्राइवेट सेक्टर, कि प्राइवेट सेक्टर के पास उतना पैसा नहीं था कि वो इन्वेस्ट कर सके इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर. दूसरा, लैक ऑफ इंसेंटिव फॉर द प्राइवेट सेक्टर. भाई देखो, प्राइवेट सेक्टर काम करता है सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए, तो उन्हें ऐसा कोई खास इंसेंटिव नहीं दिख रहा था अभी इन्वेस्ट करने से, तो इसलिए उन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं करी, तो इसलिए पब्लिक सेक्टर को ही इन्वेस्ट करना पड़ा. तीसरा, हमारा ऑब्जेक्टिव ही सोशल वेलफेयर था, और सोशल वेलफेयर की बातें हम लोग प्राइवेट सेक्टर से नहीं कर सकते, तो भी एक यही रीजन रहा कि हमने कंट्रोल स्टेट के हाथों में यानी कि पब्लिक सेक्टर को ही दिया. ठीक है, तो 3 बातें हमें यहाँ पे याद हो चुकी हैं. आगे चलते हैं. The policies of the private sector would have to be complementary to those of the public sector, with the public sector leading the way. अब यहाँ पे उन्होंने क्या बात बोली है, आखिरकार हम थे तो मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर ना, अकेला पब्लिक सेक्टर भी कुछ नहीं कर सकता था. कि पब्लिक सेक्टर ठीक है सोशल वेलफेयर के लिए काम कर रहा है, बढ़ के इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, बट स्टिल उसको भी एक साथ की जरूरत थी. तो उसने कहा कि प्राइवेट सेक्टर तुम हमारा हाथ पकड़ लो, हम दोनों साथ साथ चलेंगे, लेकिन हाँ आगे मैं ही रहूंगा, बस तुम मेरा साथ दे दो. मतलब वो होता है ना कि कई बार हमें किसी एक दोस्त का कंधा ही मिल जाए सर रखने के लिए, तो भले ही हमारा दुख खत्म तो नहीं होता लेकिन कम जरूर हो जाता है. तो इसी तरीके से प्राइवेट सेक्टर को पब्लिक सेक्टर ये कह रहा था कि भाई देखो, तुमसे जितना काम हो सकता है तुम उतना कर लेना, मतलब तुम्हारा एरिया ऑफ एक्सीलेंस है, तुम उस फील्ड में काम करो, बाकी सारी चीज जगहों पर हम लोग काम करेंगे, बट लेकिन तुम्हें हमारे साथ ही चलना होगा. हम एक लीडिंग पोजीशन में रहेंगे, पीछे पीछे हमारी मदद करते रहना, हमारे साथ चलते रहना. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. स्टार्ट करते हैं द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो कि है इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में. तो इस टॉपिक के ऊपर प्लीज इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है, सो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन आईपीआर 1956. हालांकि ये सेकेंड रेजोल्यूशन था, क्योंकि इससे पहले ऑलरेडी आईपीआर 1948 आ चुका था, बट उसमें हमें कोई खास डेवलपमेंट देखने को नहीं मिली, तो कुछ चेंजेस करने के बाद हम लेकर आए आईपीआर 1956. तो चलिए फटाफट से इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि ये क्या कहता है. तो आईपीआर इज अ रेजोल्यूशन अडॉप्टेड बाय द इंडियन पार्लियामेंट इन अप्रैल 1956. ये अडॉप्ट किया था अप्रैल 1956 के अंदर पार्लियामेंट के थ्रू, एंड इट वाज द सेकंड कॉम्प्रिहेंसिव स्टेटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया आफ्टर द इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1948. वही की जो पहले पॉलिसी आई थी वो 1948 में आई, उसके बाद जो सेकंड नंबर की पॉलिसी आई वो आई 1956 में, जिसमें हमें कुछ चेंज देखने को मिला.
In accordance with the goal of state controlling the commanding heights of the economy, the IPR was adopted. क्योंकि हमने जस्ट अभी पढ़ा कि हम स्टेट को एक मेजर रोल देने वाले थे इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर, तो उसके लिए हमें कुछ नई चीजों की जरूरत थी, अपने इंडस्ट्रीज के अंदर नई पॉलिसी लाने की जरूरत थी, तो इसीलिए आईपीआर 1956 को लाया गया. सो दिस रेजोल्यूशन फॉर्म द बेसिस ऑफ द सेकेंड 5 ईयर प्लान. अब आपको पता ही है कि जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो 1951 से 1956 तक चला, तो जैसे ही सेकेंड 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुआ तो आईपीआर की पॉलिसी भी तभी इंट्रोड्यूस की गई थी. सो नेक्स्ट टॉपिक इज मेन फीचर ऑफ दिस पॉलिसी, यानी कि हमने बेसिकली इस पॉलिसी में क्या क्या किया. सो इस पॉलिसी के अंदर सबसे पहली जो चीज हमने करी वो हमने अपनी इंडस्ट्री को किया क्लासिफाई. अब हमारे पास अलग अलग तरीके की इंडस्ट्रीज थी, तो उसके अंदर जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज थी हमने उनको किया अलग. फिर उसके बाद जिस इंडस्ट्री में हम प्राइवेट सेक्टर को एंटर करा सकते थे लेकिन कंट्रोल हमें फिर भी उसके ऊपर रखना था, उन इंडस्ट्रीज को हमने अलग क्लासिफाई किया. और जिन इंडस्ट्रीज को हम पूरी तरीके से प्राइवेट सेक्टर को एंटर करने के लिए दे सकते थे उन इंडस्ट्रीज को हमने अलग क्लासिफाई किया. तो बेसिकली जो क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री हुआ आईपीआर 1956 के अंदर वो 3 कैटेगरीज में हुआ. तो हमें तीनों कैटेगरीज को बहुत अच्छे से याद रखना है और यही है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर क्वेश्चन कि क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज कैसे हुआ अंडर द आईपीआर 1956. सो 3 कैटेगरीज जो हैं उनको नाम दिया गया स्केड्यूल ए, स्केड्यूल बी एंड स्केड्यूल सी. स्केड्यूल ए जो थी हमारी वो थी फर्स्ट कैटेगरी जिसके अंदर 17 इंडस्ट्रीज को रखा गया विच वुड बी एक्सक्लूसिवली ओन्ड बाय द स्टेट. यानी कि ये वो 17 इंडस्ट्रीज थी जिसके ऊपर फुल कंट्रोल था स्टेट का. ठीक है, अब वो कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हो सकती थी, लाइक आर्म्स एंड इम्यूनाइजेशन, एटॉमिक एनर्जी, आयरन एंड स्टील, हैवी मशीनरी, मिनरल ऑयल, कॉल एक्सेट्रा. भाई गोला बारूद आप बना रहे हो अपने देश के डिफेंस के लिए, तो ऐसे में उस चीज को आप प्राइवेट सेक्टर को नहीं सौंप सकते थे. तो ऐसे ही सारी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस की जो इंडस्ट्रीज थी, तो टोटल ऑफ 7 इंडस्ट्रीज जो थी वो गवर्नमेंट ने अपने हाथों में ही रखी और उसके ऊपर फुल कंट्रोल अपना रखा और उसको डाला स्केड्यूल नंबर ए में. स्केड्यूल बी में 12 इंडस्ट्रीज को रखा गया जो प्रोग्रेसिवली स्टेट ओन थी, यानी कि यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर काम तो कर सकता था लेकिन कंट्रोल गवर्नमेंट का ही था. So in this schedule 12 industries were placed which would progressively state owned, यानी कि यहाँ पर जिम्मेदारी तो स्टेट की थी लेकिन प्राइवेट सेक्टर को भी रोल प्ले करने के लिए अलाउड कर दिया गया. So the state would take the initiative of setting up of the industry and the private sector could supplement the efforts of the state sector. यानी कि जो स्टेट थी वो आपके लिए इंडस्ट्री सेटअप करके आपको दे रही थी, प्राइवेट सेक्टर को बस हमारे साथ एक रोल प्ले करना था, यानी कि एक सप्लीमेंट्री रोल, एक सेकेंडरी रोल प्राइवेट सेक्टर को प्ले करना था. The state is taking the sole responsibility of starting the new units, लेकिन यहाँ पर स्टेट ने ही अपने हाथों में पूरी जिम्मेदारी रखी कि नई यूनिट्स हम ही सेटअप करेंगे. और यहाँ पर किस तरीके की इंडस्ट्रीज को रखा गया, एल्यूमिनियम, मशीन टूल्स, ड्रग्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, रोड एंड सी ट्रांसपोर्ट, माइंस, मिनरल्स, इन सभी इंडस्ट्रीज को स्केड्यूल बी में रखा गया. ठीक है, नाउ द स्केड्यूल सी. अब जितनी भी इंडस्ट्रीज स्केड्यूल ए और स्केड्यूल बी में इंक्लूड की गई उसके अलावा जो रेस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज थी वो आई स्केड्यूल सी के अंदर और वहां पे पूरी तरीके से हमने प्राइवेट सेक्टर के रोल को अलाउड कर दिया कि यहाँ जो भी काम आपको करना है आप अपने हिसाब से कर सकते हो. So this schedule consisted of all the remaining industries which were to be in the private sector. The future development of these industries have left to the initiative and enterprise of the private sector. These industries were controlled by the state through a system of license enforced Industries Development Regulation Act 1951. But अब यही था कि पूरी तरीके से प्राइवेट सेक्टर को भी नहीं कह सकते थे कि ठीक है तुम्हें जो सही लगता है वो कर लो, ऐसा भी नहीं कर सकते थे. हमने प्राइवेट सेक्टर को कहा कि देखो स्केड्यूल सी के अंदर हम सारी इंडस्ट्रीज तुम्हारे लिए रखते हैं बट हम यहाँ पर कुछ चीजों को तुम्हारे ऊपर इम्पोज करेंगे, लाइक लाइसेंसिंग सिस्टम रहेगा और कुछ रेगुलेशंस आपके ऊपर इम्पोज किए जाएंगे अंडर द इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951. ठीक है, सो बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, छोटा सा टॉपिक. हमने उसके अंदर क्या पढ़ा कि आईपीआर 1956 ने इंडस्ट्रीज को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया. कैटेगरी नंबर 1 स्केड्यूल ए, कैटेगरी नंबर 2 स्केड्यूल बी, कैटेगरी नंबर 3 स्केड्यूल सी. तो ए बी सी 3 कैटेगरीज हैं.
पहले स्केड्यूल ए में 17 इंडस्ट्रीज हैं जिसके ऊपर पूरी तरीके से पब्लिक सेक्टर का कंट्रोल है, प्राइवेट सेक्टर वहां पे एंटर नहीं करता है। सारी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस की इंडस्ट्रीज वहीं पर ही हैं। स्केड्यूल बी के अंदर 12 इंडस्ट्रीज हैं जो प्रोग्रेसिवली स्टेट ओन्ड है, यानी कि जिसके अंदर सारे काम आपको पब्लिक सेक्टर करके देगा, आपको सिर्फ क्या करना है, उसकी हेल्प करनी है, उसको सपोर्ट करना है। तो प्राइवेट सेक्टर के लिए यहाँ पे सिर्फ एक सप्लीमेंट्री रोल था। तो यूनिट सी वो पब्लिक सेक्टर सेटअप करके देगा, आपको जस्ट उसके अंदर क्या करना है, एक सपोर्टिंग रोल प्ले करना है। स्केड्यूल सी प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर दिया गया कि यहाँ पर आप अपनी इंडस्ट्रीज को सेटअप कर सकते हो, बट लाइसेंसिंग के थ्रू हम यहाँ पर आपके ऊपर थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शंस रखेंगे, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप अपने प्रॉफिट मोटिव के लिए देश की जनता का एक्सप्लॉइटेशन करना शुरू कर दो। ठीक है, तो 3 क्लासिफिकेशन हमने इंडस्ट्रीज के पढ़ लिए। आगे चलते हैं कि मैम आपने बात करी लाइसेंसिंग की, तो ये लाइसेंसिंग क्या था? तो सेकंड जो हमारा फीचर है इंडस्ट्रियल पॉलिसी का, कि वो लेकर आए थे इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। अब इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग के अंदर क्या क्या हुआ, क्यों इसे इंप्लीमेंट किया गया, अब वो समझते हैं। प्राइवेट सेक्टर वाज केप्ट अंडर द स्टेट कंट्रोल थ्रू अ सिस्टम ऑफ लाइसेंसेस। हमें क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के ऊपर थोड़ा कंट्रोल रखना था, तो इसलिए स्टेट ने इंट्रोड्यूस किया लाइसेंसिंग सिस्टम। An industrial license is a written permission from the government to an industrial unit to manufacture the goods. अब यहाँ तो इंडस्ट्रियल लाइसेंस क्या था, ये एक रिटन परमिशन है जो गवर्नमेंट आपको देती है कि अगर आपको कोई भी गुड्स मैन्युफैक्चर करने हैं, यानी कि अगर आपको अपनी एक इंडस्ट्रियल यूनिट सेटअप करनी है, तो उसके लिए आपको गवर्नमेंट से एक रिटन परमिशन लेनी होगी, जिसको यहाँ पर इंडस्ट्रियल लाइसेंस कहा गया। The Industries Development and Regulation Act 1951 empowered the government to issue the licenses for। ये जो हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट है 1951, उसने गवर्नमेंट को पावर दी कि आप किन किन चीजों के लिए लाइसेंस दे सकते हो। अगर आप अपनी एक न्यू इंडस्ट्री सेटअप करना चाहते हैं तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। अगर आप अपने एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को, यानी कि एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री को अगर आप एक्सपेंड करना चाहते हो, तो आपको यहाँ पर लाइसेंस लेना पड़ेगा। यानी कि अगर आप अपनी इंडस्ट्री को बढ़ाना चाहते हो, एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री पे आना चाहते हो, तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। अगर आप अपने प्रोडक्शन को डाइवर्सिफाई करना चाहते हो, यानी कि आप मोर वेराइटीज ऐड करना चाहते हो अपने प्रोडक्ट्स के अंदर, तो भी आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अब तक आपने इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग के बारे में क्या पढ़ा कि इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग था एक रिटन परमिशन जो आपको गवर्नमेंट से लेनी पड़ेगी अगर आप अपनी इंडस्ट्रियल यूनिट सेटअप करना चाहते हो, क्योंकि आपको गुड्स मैन्युफैक्चर करने हैं। ये प्राइवेट सेक्टर के लिए हमने लाइसेंसिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। 3 चीजों के लिए आपको लाइसेंस लेना है, नई इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए, पुरानी इंडस्ट्री को एक्सपेंड करने के लिए, और प्रोडक्ट्स के डाइवर्सिफिकेशन के लिए। ठीक है, सो अब और मेन बातें पढ़ते हैं इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग के बारे में। No new industry was allowed unless a license was obtained from the government। कोई भी न्यू इंडस्ट्री आप सेटअप नहीं कर सकते अगर आपने गवर्नमेंट से लाइसेंस नहीं लिया तो। It was used for promoting the industry in backward regions, and it was easier to obtain a license if the industrial unit was established in an economically backward area। अब ऐसा भी कहा गया क्योंकि हमें backward regions को डेवलप करना था, तो अगर कोई आता है हमारे पास ये कहने के लिए कि भाई हम backward region में इंडस्ट्री सेटअप करेंगे, हमें उसके लिए लाइसेंस चाहिए, तो वहां के लिए लाइसेंस बहुत इजीली मिल जाया करता था, क्योंकि हम प्रमोट करना चाहते थे कि लोग ज्यादा से ज्यादा बैकवर्ड रीजन्स के अंदर इंडस्ट्रीज को सेटअप करें और वहां का डेवलपमेंट हो। In addition, such units were given the concessions such as tax benefits, electricity at lower tariff. The purpose of this policy was to promote the regional equality। उसके अलावा जो यूनिट्स ऐसी जगहों पर सेटअप की जा रही थी बैकवर्ड रीजन्स के अंदर, उन्हें और भी चीजों के बेनिफिट्स मिले, जैसे कि टैक्स का बेनिफिट मिल रहा था, कंसेशनल रेट पे इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई मिल रहा था। तो यहाँ पर इन यूनिट्स को इसलिए कंसेशन, क्योंकि हमारा जो मोटिव था वो था रीजनल इक्वालिटी। हम नहीं चाहते थे कि जो एरियाज ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं सिर्फ वही डेवलप होते रहे, हम चाहते थे कि ओवरऑल पूरे देश का डेवलपमेंट हो, तो उसके लिए जो बैकवर्ड एरियाज है उनका डेवलपमेंट भी जरूरी था। तो इसलिए वहां पर जो भी इंडस्ट्री सेटअप करता था हम उसे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी दे रहे थे, यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से एक्स्ट्रा बेनिफिट भी दिए जा रहे थे। Even an existing industry have to obtain a license for expanding the output or for diversifying the production। इवन अगर कोई एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है, मतलब आपने जब अपनी इंडस्ट्री सेटअप करी होगी तब आपने लाइसेंस लिया ही होगा, बट कल को अगर
अगर आप कोई और गुड मैन्युफैक्चर करना चाहते हो, अपने प्रोडक्ट्स को और एक्सपेंड करना चाहते हो, मींस वेराइटीज ऐड करना चाहते हो, तो आपको फिर से लाइसेंस लेना पड़ेगा उस चीज के लिए। दिस वाज मेंट टू इंश्योर दैट द क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस वर नॉट मोर देन व्हाट द इकोनॉमी रिक्वायर्ड। अभी इस चीज के लिए भी वो लोग दे रहे थे कि भाई हम नहीं चाहते थे कि जितनी क्वांटिटी हमारी इकोनॉमी मांग रही है, यानी कि जितनी डिमांड है उससे ज्यादा सप्लाई नहीं होनी चाहिए, वरना चीजें खराब हो जाएंगी। तो डिमांड और सप्लाई इक्वल रहे, इस चीज को फोकस करने के लिए भी लाइसेंसिंग सिस्टम को रखा गया था। License to expand the production was given only if the government was convinced that इकोनॉमी रिक्वायर्ड एट लार्जर क्वांटिटी ऑफ गुड्स। भाई अगर आप कल को गवर्नमेंट के पास आते हो ये कह के कि हमें अपने गुड्स को, हमें अपने प्रोडक्शन यूनिट को एक्सपेंड करना है या अपने प्रोडक्शन को एक्सपेंड करना है, तो अगर गवर्नमेंट को लगता है कि हाँ हमारी इकोनॉमी को और क्वांटिटी ऑफ गुड्स चाहिए, तो वो आपको एक्सपेंशन का लाइसेंस देते थे, अदरवाइज नहीं देते थे। यानी कि पूरा कंट्रोल था गवर्नमेंट का लाइसेंसिंग सिस्टम के थ्रू। तो हमने लाइसेंसिंग के अंदर क्या पढ़ा कि आपको वही रिटर्न परमिशन लेनी पड़ेगी अगर आपको गुड्स मैन्युफैक्चर करने हैं, इंडस्ट्रियल यूनिट सेटअप करनी है। कोई भी नई इंडस्ट्री आप सेटअप नहीं कर सकते हो जब तक आप लाइसेंस नहीं लोगे। और अगर आप बैकवर्ड रीजन में इंडस्ट्री सेटअप करते हो तो आपको लाइसेंस जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि हम चाहते थे कि बैकवर्ड रीजन का भी डेवलपमेंट हो। बैकवर्ड रीजन में जो भी इंडस्ट्री सेटअप करेगा हम उसे एक्स्ट्रा बेनिफिट भी दे रहे हैं, यानी कि गवर्नमेंट एक्स्ट्रा बेनिफिट भी दे रही है, टैक्स बेनिफिट, वाटर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई दे रही है कंसेशनल रेट पे, क्योंकि रीजनल इक्वालिटी चाहिए थी। फिर उसके बाद अगर आपको एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री को भी एक्सपेंड करना है, प्रोडक्शन को और एक्सपेंड करना है, वेराइटीज ऐड करनी है, तो भी लाइसेंस लेना पड़ेगा। एक्सपेंशन के लिए लाइसेंस भी इतनी आसानी से नहीं मिलता था, पहले गवर्नमेंट को आपको कन्विंस करना पड़ेगा कि हाँ अगर गवर्नमेंट को लगता है कि ठीक है और क्वांटिटी ऑफ गुड्स इकोनॉमी में आने चाहिए तो वो आपको लाइसेंस देगी। यहाँ पर ये भी इंश्योर किया जाता है कि सप्लाई जो है वो डिमांड से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखकर भी लाइसेंस दिए जा रहे थे। और आप कल को एक्सपेंशन के लिए अगर लाइसेंस मांगने के लिए आते हो तो गवर्नमेंट पहले ये देखेगी कि इकोनॉमी में उतने क्वांटिटी ऑफ गुड्स की जरूरत है तो आपको एक्सपेंशन के लिए लाइसेंस मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ठीक है, ठीक है। तो लाइसेंसिंग सिस्टम पूरा क्लियर हो गया है। आगे चलते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की तरफ। जो हमारा थर्ड फीचर है इंडस्ट्रियल पॉलिसी का, वो आया स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए। सो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के बारे में अब इंडस्ट्रियल पॉलिसी में क्या क्या कहा गया, अब वो स्टार्ट करते हैं। In 1955, the Village and the Small Scale Industries Committee, also called the CAF Committee, noted the possibility of using small scale industry for promoting the rural development। यानी कि अब जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी, यानी कि छोटे पैमाने पे जो इंडस्ट्रीज को सेटअप किया जा रहा था, उसके लिए कुछ यहाँ पर हमने पॉलिसीज इंप्लीमेंट करी। तो उसके लिए सबसे पहला काम यही किया 1955 के अंदर कि हमने कमेटी सेटअप की गई रूरल डेवलपमेंट के लिए, जिसको काफ कमेटी के नाम से जाना जाता है। तो आपको ईयर याद रखना है, उस कमेटी का नाम याद रखना है, और किसके लिए डेवलप की गई है, रूरल डेवलपमेंट के लिए। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री किसे कहते हैं? सो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज डिफाइंड विद रेफरेंस टू द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड ऑन द एसेट्स ऑफ अ यूनिट। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की जो डेफिनेशन है वो ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं है, हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को डिफाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर कुछ मैक्सिमम कैपिटल इन्वेस्टमेंट की लिमिट सेट की गई है, और उसी के बेसिस पर हम किसी इंडस्ट्रीज को स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की कैटेगरी में डालते हैं कि अगर हमने कोई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेटअप करी है, उसके अंदर जो भी हमने एसेट्स लगाए, यानी कि प्लांट एंड मशीनरी जो हमने लगाए, उसके ऊपर कितने हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो उसको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की कैटेगरी में डालेगा। In 1950, a small scale industry unit was one which invested a maximum of rupees 5 lakh, and at present the maximum investment allowed is rupees 1 crore। 1950 की अगर मैं बात करूं तो उस टाइम पर अगर आपने 5 लाख रुपए प्लांट एंड मशीनरी में लगाए हैं अपने बिजनेस के अंदर, तो ये कह दिया जाता था कि ठीक है आपने एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेटअप करी है। बट एट प्रेजेंट अभी यहाँ पर ये 1 करोड़ लिखा है, बट अब आप इसको चेंज करेंगे क्योंकि ये पुराने डेटा के अकॉर्डिंग है। एज ऑफ 2020-23 इस लिमिट को चेंज करके 10 करोड़ कर दिया गया है। ठीक है, क्योंकि हम करंट डेटा के ऊपर ही जाएंगे, तो 2020-23 के डेटा के अकॉर्डिंग जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर, अब वो कितनी है हमारे पास, 10 करोड़। ठीक है, तो ये 1 करोड़ पहले वाली लिमिट थी, अब आप इसको लर्न नहीं करेंगे, आप 10 करोड़ की लिमिट को लर्न करेंगे। ठीक है बच्चे, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए हमने क्या पढ़ा, 1955 में एक स्पेशल कमेटी बनाई गई जिसको काफ कमेटी कहा गया। और एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अंदर अगर एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को डिफाइन किया जाता है उसकी मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी के अंदर,
और 1950 के अंदर अगर हम बात करें तो उस टाइम पे 5 लाख रुपए मैक्सिमम लिमिट थी ऑफ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, एट प्रेजेंट ये कितनी है, 10 करोड़। अब चलते हैं फीचर्स की तरफ कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हमें क्या दे रही है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, भाई इंडस्ट्री सेटअप हो रही है, काम देगी तो एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट होगा। सो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट देन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज एज दे आर मोर लेबर इंटेंसिव एंड लेस कैपिटल इंटेंसिव एंड द सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर आफ्टर द एग्रीकल्चर। बहुत अच्छी बात हुई कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आफ्टर एग्रीकल्चर सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर हुई, यानी कि एग्रीकल्चर के बाद जो सबसे ज्यादा लोग काम कर रहे थे वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में कर रहे थे। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्योंकि लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज होती हैं, मींस वहां पर मशीनों पे काम कम किया जाता है, मैनुअली काम ज्यादा किया जाता है, यानी कि लेबर का इस्तेमाल ज्यादा होता है, तो ये ज्यादा लोगों को काम प्रोवाइड कराती हैं। ठीक है, तो पहला फीचर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का रहा। दूसरा, नीड फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम द बिग फर्म्स, लेकिन इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने की जरूरत थी बड़ी बड़ी फर्म से। SSIs can't compete with the big industrial firms. It is obvious that development of small scale industries required them to be shielded or protected from the large firms. So various steps were taken by the government for the protection as well as the development of SSI. अब यहाँ पर क्योंकि भाई स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, कम इन्वेस्टमेंट के साथ काम कर रही हैं, तो कैसे बड़ी बड़ी फर्म्स का कंपटीशन ये फेस कर सकती थी। तो ऐसे में गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए अपनी तरफ से, बहुत सारे इंस्टीट्यूट सेटअप किए गए इनके डेवलपमेंट के लिए, बहुत सारी स्कीम्स रन की गई इनके लिए, ताकि हम इनको प्रोटेक्ट करने के साथ साथ इनका डेवलपमेंट भी कर सके। तो बहुत ज्यादा जरूरत थी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बिग फर्म से बचाने की, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए थे। अब और भी हम गवर्नमेंट के अगर गवर्नमेंट के रोल के बारे में पढ़े फॉर द डेवलपमेंट ऑफ SSI, तो सबसे पहला था रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। गवर्नमेंट ने क्या किया था, कुछ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को रिजर्व कर दिया था कि ये प्रोडक्ट सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही बनाएंगी और बेचेंगी, जिससे क्या हो कि एटलीस्ट उनके पास एक मार्केट हो, कि कम से कम इन प्रोडक्ट्स के लिए उनके पास एक रेडी मार्केट है, क्योंकि इसको कोई और नहीं बेच रहा है, तो इसको बेचने के लिए सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव था। So the production of a number of products was reserved for the small scale industry. The criteria of reservation being the ability of these units to manufacture the goods. तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को रिजर्व कर लिया स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए, और रिजर्वेशन करते हुए इस चीज का भी ध्यान रखा गया कि हमारी यूनिट्स की एबिलिटी कितनी है कि वो इन गुड्स को मैन्युफैक्चर कर सकती हो। वेरियस कॉन्सेशंस, बहुत सारे कॉन्सेशंस दिए गए, जैसे कि एक्साइज ड्यूटीज कम लगती थी, बहुत सारे रीजनेबल प्राइस पे वाटर सप्लाई और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई मिलती थी, बैंक से लोन मिलता था कंसेशनल रेट पे। अगर कोई बैकवर्ड रीजन में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेटअप करने जा रहा है तो उसको लैंड यानी कि जो जगह है वो भी कंसेशनल रेट पे मिल जाया करती थी। तो इस तरीके के बहुत सारे बेनिफिट्स गवर्नमेंट की तरफ से स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए दिए गए थे। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के बारे में। एक कमेटी सेटअप हुई, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट 1950 में 5 लाख थी और अब 10 करोड़ की है। फीचर्स, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत बढ़िया हुआ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की वजह से, जिसने इसे सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर बनाया आफ्टर एग्रीकल्चर। ठीक है, फिर दूसरा, इनको लेकिन हमें बिग फर्म से प्रोटेक्ट करने की जरूरत थी, क्योंकि ये उनका कंपटीशन अभी फेस करने के लिए रेडी नहीं थे। तो इन सब चीजों के लिए गवर्नमेंट का रोल सामने आया, जिसमें गवर्नमेंट ने रिजर्व कर दिए थे कुछ प्रोडक्ट सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए, ताकि उनके लिए एक रेडी मार्केट अवेलेबल हो, प्लस बहुत सारे कंसेशंस दिए गए ताकि ज्यादा से ज्यादा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेटअप की जा सके। ठीक है, इसी के साथ आज का हमारा जो इंडस्ट्री का टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। अभी हमने ट्रेड स्टार्ट नहीं करना है। ट्रेड और पूरा ये जो इंडस्ट्री हमने पढ़ा, इसका जो क्रिटिकल अप्रेजल है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी हमारा मेन फोकस इस क्लास में था सिर्फ इंडस्ट्री की तरफ। तो ओवरऑल आपने इंडस्ट्री के अंदर आज क्या क्या पढ़ा? आपने पढ़ा कि इंडस्ट्री हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, मॉडर्नाइजेशन, प्रोस्पेरिटी, स्टेबल एम्प्लॉयमेंट, इन सब चीजों के लिए हमारे लिए इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट थी। गवर्नमेंट ने रोल बहुत अच्छा प्ले किया, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर आगे नहीं बढ़ रहा था। क्यों नहीं बढ़ रहा था? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के पास कैपिटल की शॉर्टेज थी, उसको ज्यादा इंसेंटिव्स नहीं मिल रहे थे। हमारा सोशल वेलफेयर एक ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई 1956। उससे पहले 1948 की पॉलिसी आ चुकी थी, लेकिन उसमें कुछ खास नहीं हुआ था। तो सेकेंड 5 ईयर प्लान के साथ ही IPR आई, जिसके मेन फीचर रहे कि सबसे पहले हमने किया क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, जिसमें 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया इंडस्ट्रीज को। शेड्यूल ए में 17 इंडस्ट्रीज रखी जो स्टेट के कंट्रोल में थी। शेड्यूल बी में 12 इंडस्ट्रीज रखी गई जो स्टेट के कंट्रोल में तो थी, लेकिन साथ में प्राइवेट सेक्टर भी था हमारे साथ।
शेड्यूल सी में प्राइवेट सेक्टर पूरी तरीके से आ चुका था, लेकिन फिर भी लाइसेंसिंग के थ्रू गवर्नमेंट उनके ऊपर कंट्रोल करती थी। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग का मतलब था कि एक रिटर्न परमिशन प्राइवेट सेक्टर को लेनी होगी गवर्नमेंट से, अगर वो इंडस्ट्री सेटअप करना चाहते हैं गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए। 3 चीजों के लिए लाइसेंसिंग लेना बहुत जरूरी था। अगर आप नई इंडस्ट्री सेटअप करते हैं, पुराने वाली को एक्सपेंड करते हैं, प्रोडक्ट्स को डाइवर्सिफाई करते हैं, यानी कि वैरायटीज को ऐड करते हैं। अगर आप बैकवर्ड एरियाज में सेटअप करोगे इंडस्ट्री तो आपको कंसेशंस मिलेगा, जल्दी लाइसेंसिंग मिल जाएगा। गवर्नमेंट आसानी से एक्सपेंशन के लिए लाइसेंस नहीं देती थी, क्योंकि वो पहले ये इंश्योर करती थी कि सप्लाई डिमांड से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद थर्ड फीचर था इंडस्ट्रियल पॉलिसी का, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से रिलेटेड था, जहां पे हमने ये देखा कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर बनी और मैक्सिमम लिमिट उस टाइम पे 1950 में 5 लाख थी, अब 10 करोड़ हो गई। और गवर्नमेंट ने इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, जिसमें प्रोडक्ट्स का रिजर्वेशन हुआ और बहुत सारे कंसेशंस मिले। ठीक है, तो मैंने बिल्कुल आपको 2 से 3 मिनट में पूरा जो आज की क्लास का था आपको पूरा समरी समझा दिया है। ठीक है, तो अब आपने भी क्या करना है, आपको भी वीडियो देखने के बाद 5 मिनट इसको रिवाइज करना है कि ठीक है आज के एपिसोड में हमने क्या क्या सीखा। ठीक है बच्चे, सो आज की क्लास को हम करते हैं यहीं पे खत्म। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, जो कि होगी इस चैप्टर की लास्ट क्लास। ठीक है, सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।